हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हमने अपना एक चैप्टर खत्म किया था जिसका नाम था क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। और मैंने आपको बताया था कि भाई एक चैप्टर है हमारा जो कि अभी रह रहा है और उसी चैप्टर को आज हम लोग खत्म करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है वो मैं बता दूं आपको, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रोविजन एंड रिजर्व्स। और इस चैप्टर को मैंने बीच में रोक दिया था, मतलब कि जो सीक्वेंस है हमारे बुक का, सिलेबस का, उसको मैं थोड़ा सा इसे डिले करके आगे जंप कर गया था। और पर्पस ये था कि जब तक हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी बेसिक चीजें बिल्डअप हो जाएंगी और उसके बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें आसानी से समझ में आएगा। जनरली बच्चा इस चैप्टर में कंफ्यूज रहता है जनरली, क्योंकि जो दो वर्ड है यहाँ पे, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये कहीं ना कहीं देखने में या समझने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो शायद आपको ऐसा लगे सर दोनों तो एक ही चीज है, फिर नाम अलग क्यों है। लेकिन बेटा अगर नाम अलग है तो पर्पस भी कुछ ना कुछ अलग रहा होगा, तभी तो अलग है। तो पहले हम इन दोनों को समझेंगे, फिर इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ये जो लेक्चर है हमारा, ये जो क्लास होगा प्रोविजन एंड रिजर्व का, मैक्सिमम एक क्लास का है। अगर हम फुल फ्लेज क्लास ले तो जो हमारा जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है क्लास का 45 टू 1 आवर का, 45 मिनट टू 1 आवर का, उसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं इसको दो पार्ट में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट में प्रोविजन एंड सेकेंड पार्ट में रिजर्व, और सेकेंड पार्ट में ही इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर एक और क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं सबसे पहले प्रोविजन को, लेकिन समझने के लिए हम बुक के लैंग्वेज की ओर नहीं जाएंगे, डेफिनेशन की ओर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के तहत चीजों को बड़े आराम से लेमैन के लैंग्वेज में समझने का कोशिश करेंगे। देखिए जरा, सपोज दैट कि हमारा एक बिजनेस है जो कि ये स्टार्ट होता है जनरली हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4 जो भी ईयर हो, मैं मानकर चलता हूं 2019, यानी कि 1 अप्रैल को हमारा बिजनेस शुरू होता है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये चलता है कब तक, ये होता है अप टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, यानी कि हमारे केस में क्या हो जाएगा 2020। पक्की बात है। अब इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है भाई, हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन किया, उसको हम अपने बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यही तो होता है अकाउंटिंग में। अब इसमें क्या होता है कई दफा कि हमने यहां पे जो ट्रांजैक्शन किया है, हमने यहां पे सेल किया, और ये जो सेल किया था हमने, ये सेल दो तरीके का हो सकता है। ये हो सकता है कि कुछ क्रेडिट पोर्शन हो, यानी कि क्रेडिट सेल हो, और कुछ कैश सेल हो, क्रेडिट एंड कैश। क्रेडिट सेल या कैश सेल फर्क नहीं पड़ता हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो अलग होता है। इससे हमारा जो कैश होता है ना, कैश बढ़ जाता है, और इससे हमारा डेटर बढ़ता है। जब हम उधार सामान बेचते हैं तो हमारा एसेट बढ़ता है, दोनों से एसेट बढ़ता है, एक से कैश में और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जैसा, यानी कि डेटर हमारा बढ़ता है। हमने सपोज दैट कि इस ड्यूरेशन में 1/4/19 से लेकर 1/4/19 से लेकर 31/3/20 के बीच में हमने लगभग 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज का हमने क्रेडिट सेल किया था। और जब हमने बुक क्लोज किया तो हम अपने बुक में इसको सेल ट्रेडिंग अकाउंट में हमने इसको सेल में दिखाया होगा, टोटल सेल में ऐड करके, पक्की बात है। और फिर यहाँ पे जो जीपी आएगा यही हमारा नीचे पीएनएल में दिखेगा और ये एनपी बनेगा। फाइनली एनपी हमारा कहाँ जाता है, ये हमारे बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट के कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है नेट प्रॉफिट के नाम से। पक्की बात है। और जो डेटर था हमारा यहां पर, ये डेटर इधर दिखता है डेटर के नाम से। हमारा राइट। अब देखो होता क्या है, जितने का हमारा डेटर है, ये जो डेटर जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया था, क्या आपको लगता है कि इसका 100% रिकवरी हो जाएगा क्या? जितना हमने उधार में बेचा है सारे कस्टमर हमारे को सारा पैसा लौटा देंगे, ऐसा बिजनेस में तो पॉसिबल है ही नहीं। कुछ ना कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे
या हम ये कह सकते हैं कि इसका, इस डेटर का कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसा होगा जो कि हमें नहीं मिलेगा। और ये जब डेटर हमारा नहीं मिलता तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैड डेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस साल में हमने क्या किया, देखना बड़ी बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, समझने को भी नहीं आएगा खुद से। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आई गारंटी की पूरा प्रोविजन एंड रिजर्व आपका क्लियर हो जाएगा, गारंटी है मेरी इस बात की। तो यहाँ पे अब होता क्या है कि जिस साल में हमने सेल किया, मैंने आपको बताया कि हमने रिकॉर्ड किया सबसे पहले कहाँ पे, सबसे पहले इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। पक्की बात है, हमने इसको सबसे पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया, फिर अपना पीएनएल बनाया और उसके बाद फिर बैलेंस शीट पे आ गए और यहीं पे डेटर दिखाया। अब ये जो, अब इसको कनेक्ट करते हैं हम नेक्स्ट ईयर में। अब जब नेक्स्ट ईयर में हम आएंगे, यानी कि हम बात करें कब की, 1/4/20 से लेकर 31/3/21 की बात अगर हम करें, तो इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि पिछले साल के जो डेटर थे ना, अब इनसे रिकवरी तो अगले साल ही होगा ना, या फिर आने वाले सालों में, जनरली विद इन 12 मंथ्स हो जाता है, और इसलिए इसको हम लोग करेंट एसेट्स मानकर चलते हैं। पक्की बात है, जो उनको ड्यूरेशन दिया जाता है उसके हिसाब से। तो इस साल में इन डेटर्स में से, जो पिछले साल का डेटर्स था, इनमें से ना कुछ क्या हो गया, बैड डेट्स हो गए। ये बैड डेट्स हो गए। लेट्स से कि इसका 5% ही क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, 5% डूब गया, लॉस हो गया बैड डेट्स की वजह से। अब 5% लॉस होने की वजह से जब इस साल का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो यहां पे हम अब दिखाएंगे क्या, 2 बैड डेट्स। अब देखो जरा, प्रॉफिट इस साल का कम हो रहा है और लॉस पिछले साल का हम ले रहे हैं। इस साल का प्रॉफिट था जो जीपी आया होगा इस साल का, हमने ट्रेडिंग जो बनाया उससे, और इसको हम कम कर रहे हैं किससे, पिछले साल के सेल के वजह से जो लॉस हुआ उससे। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। भाई आप कमाए किसी और साल में, उसका जो नुकसान था उसी साल में आपको दिखाना था। यानी कि आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में मैंने जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें मैंने बताया था मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जिस साल का जो खर्चा है उसी साल में दिखाया जाना चाहिए, या नुकसान उसी साल में दिखाना चाहिए जिस साल आपने उससे फायदा लिया है। लेकिन इस केस में गलत हो रहा है। हमने बेचा है, फायदा लिया है कब, ट्रांजैक्शन किया, सेल किया है कब, 19-20 में, और उसका नुकसान दिखा रहे हैं हम लोग 20-21 में, जिससे हमारा पीएल 20-21 का कम हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, अब आपका क्वेश्चन होगा सर तो हमें कैसे पता कि आगे इतना डूब जाएगा कि हम यहाँ पे दिखा, ये तो इसी साल होगा ना, अगले साल जब नहीं मिलेगा तभी पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से तो इसको प्रोविजन बोलते हैं ना। अगर हमें पता होता कि इतना डूब जाएगा तो उसको हम लायबिलिटी बोल देते ना, लॉस बोल देते ना, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमें मालूम है कि सामने वाला अगर नहीं देगा तो भाई उसको उधार हम क्यों बेचेंगे, लेकिन हम मालूम है कि जितने को दे उसमें से कुछ तो डूबना ही है। बिजनेस है तो भाई बिजनेस में इतना करना पड़ेगा, इतना लॉस बियर करेगा अपना। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन बनाते हैं, एक अजम्पशन लेकर चलते हैं, एस्टिमेशन बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि जनरली इतना होता है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस साल का जो हमारा टोटल सेल है, सपोज दैट कि क्रेडिट सेल हमारा कितना था, इस साल का 10 लाख का होगा, हमने ये माना है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जितने का सेल हुआ ना, इसका 5% हमारा क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोविजन बना हो जाएगा, अभी एक्चुअल नहीं है, मालूम है कि होगा बट कितना होगा एक्यूरेसी हमें पता नहीं है। तो हमने एक प्रोविजन बना लिया, हमने एक पैसा साइड कर दिया कि लॉस होगा तो हम इसमें से एडजस्ट करेंगे, और पहले ही इसी साल के पीएनएल में, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, इसी साल के पीएनएल में, किस साल के भाई, पिछले साल के, यानी कि 20-21 के ही, 19-20 के ही पीएनएल में हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम दिखा देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहां पे हम दिखा देंगे। अब अगर लॉस होता है, इसका 5% 10 लाख का बोले तो कितना आ जाएगा भाई, इसका 5% आ जाएगा आपका 50,000 रुपए। तो हमें ये लगता है कि 10 लाख में से 50,000 रुपए डूब जाएंगे, 9.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमने प्रोविजन बना दिया 5% यानी कि 50,000 का, और अपने पीएल को उस साल कम कर दिया। अब अगर इससे ज्यादा का होता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, भाई हमने कोशिश किया
हिस्टोरिकल बेसिस पे देखकर हमने एजम्पशन लगाया, एस्टिमेशन लगाया, एक्चुअल में ऐसा होगा वो तो तब पता चलेगा जब हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब नियर टू करेक्ट हम पहुंच सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक ना। अगर कम होता है तो ये कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे हम अगले साल, क्या दिक्कत है। तो अब ये जो अमाउंट हमने अलग किया है जिसे हमने नाम दिया प्रोविजन, तो इसी को तो हम प्रोविजन बोलते हैं ना। अब समझो चीजों को, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या होता है, एक फिगर आपके दिमाग में बन गया होगा कि एक्चुअल में होता है क्या। आप समझते हैं जरा, मतलब ये है कि बिजनेस में अगर लॉस, बिजनेस में अगर जो लॉस है वो क्या है, हमारे को पहले से पता है कि क्या है, नॉन है। ये नॉन है कि ये लॉस या लाइबिलिटी की हम दोनों की बात कर रहे हैं, लॉस ऑब्लिक लाइबिलिटी, हमें मालूम है कि इतना होगा या इतना नुकसान होने वाला है, नॉन है। और इसका एग्जैक्ट यानी कि एक्यूरेट अमाउंट भी पता है, तो ये हमारे लिए प्रोविजन नहीं कहलाएगा, ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा और इसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा या फिर राइट ऑफ करना पड़ेगा अपने पीएनएल से। सिंपल है। नॉन तो है कि लाइबिलिटी क्या होने वाला है, जैसे कि बैड डेट्स होने वाला है ये मालूम है हमें, बट कितना होने वाला है ये नहीं मालूम है, यानी कि इसके एक्यूरेसी के बारे में हमें आइडिया नहीं है, नो आइडिया, नो एक्यूरेसी अबाउट द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स कि कितना होगा, तो इसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, प्रोविजन। पक्की बात है। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने कहां से इसको अलग किया था, हमने इसको चार्ज किया पीएनएल से, तो इसीलिए अब डेफिनेशन में अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कि ऐसा अमाउंट जो कि सेट असाइड कर दिया जाता है चार्ज करके, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस नाम से, प्रोविजन के नाम से। किस लिए, फॉर नॉन लाइबिलिटी और लॉसेस, फॉर नॉन लाइबिलिटी और लॉसेस जिसका अमाउंट जो है, whose amount which cannot be ascertained or determined, वो भी कैसा, एक्यूरेट और सब्सटेंशियली एक्यूरेसी। देखिए जरा प्रोविजन क्या होता है, तो एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, by charging to profit and loss account for a non liability or losses oblique losses, but the amount of which cannot be ascertained or determined, दोनों का मतलब एक ही है, तो आप इसको ऑब्लिक भी लगा सकते हैं, cannot be ascertained or determined with a substantial accuracy, कि एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं कि कितना होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन बोलेंगे। और ये चार्ज कहां से होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। मतलब इसका एक और आप निकाल सकते हो कि चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस होगा तब भी हम क्या करेंगे, हम प्रोविजन बनाएंगे ही बनाएंगे, भले ही उसके बनाने से हमारा प्रॉफिट या जो लॉस है वो और बढ़ जाए या प्रॉफिट हमारा लॉस में चला जाए, इट डजंट मैटर, हमें करना पड़ेगा। ये लॉ कहता है कि आपको करना पड़ेगा। और कौन सा लॉ और किस बेसिस पे, थ्योरी बेस मैंने एक और चीज पढ़ाया था आपको, क्या, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बिजनेस में 1% भी चांसेस है कि ये नुकसान होने वाला है, एंटिसिपेशन है कि ये नुकसान होगा, तो उस एंटिसिपेशन के बेसिस पे आपको चार्ज करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर 10% भी चांस है ना कि कुछ प्रॉफिट होने वाला है या गेन होने वाला है कहीं से, तो उसके लिए हम कोई प्रोविजन या कोई रिकॉर्डमेंट नहीं करते हैं। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म, कि हम अपने आप को बचा कर चलते हैं कि नुकसान होगा, चलो कोई नहीं, चलेगा चलेगा, फायदा होने वाला है, अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब आ जाएगा तो मानेंगे। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं अपने बच्चों को क्लास में देता हूँ, क्या, कि सपोज दैट आप अपने रिलेटिव के यहाँ गए, मौसी, नानी, दादी, किसी के यहाँ भी, और आप जाते हो तो आपके दिमाग में एक पहले से बना हुआ है, एक पहले से दिमाग में बैठा हुआ कि मैं जाऊंगा नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, मौसी, जिसके यहाँ भी, अपने बड़े के यहाँ, रिलेटिव में।
आते समय ना कुछ मिलेगा अपने हाथ में। बच्चों को अक्सर हम देते हैं ना कि बाबू ये रख लो खाने के लिए, कुछ भी हर कोई देता है अपने छोटे को। तो आपने सोचा होगा कि जाऊंगा ना तो नानी मेरे को 50 रुपए देंगी पक्का है। आप गए, नहीं मिला, बहुत दुख हुआ। आपने सोचा था या मिला भी, आपने 50 सोचा था, 40 रुपए भी मिला ना तो आपको दुख होगा। लेकिन आपने कहीं गए आप और सोचा था कि मैं वहां पर तो कुछ मिलना है नहीं, चलो। लेकिन आते समय अगर वहां पे 10 रुपए भी मिले ना तो आपको खुशी होगी, अरे सोचा नहीं था मिल गया। तो वही चीजें बिजनेस में जो लॉसेज होते हैं ना, कुछ इसी तरीके कंजर्वेटिव इसको हम बोलते हैं कि अगर होने वाला आपको 1% भी आइडिया है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन प्रॉफिट की अगर बात करें तो 10% या 20% भी, 40% भी अगर है ना तो मत करना जब तक कि वो एक्चुअल में हो ना जाए। पक्की बात है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या था वो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैंने बताया। पर्पस क्या होता है कि भाई हमारा जो बिजनेस है उस पे किसी एक साल पे इंपैक्ट ना पड़े, उस दूसरे साल के पास्ट ईयर लॉसेस के या एक्सपेंसेस के, इसलिए हम उस साल में एक प्रोविजन बनाकर रख लेते हैं। पक्की बात है। कई इस तरीके के प्रोविजंस बनते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिन्यूअल्स एंड रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये सारे प्रोविजन बनाए जाते हैं जनरली। जरूरी नहीं कि सारे हो, कोई भी बनाया जा सकता है या कुछ अलग भी हो सकता है। पर्पस क्या है कि हमें ये पता नहीं है कि कितना होने वाला है खर्चा या नुकसान, तो हम उसके लिए बना लेते हैं। अगर एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता होगा तो हम नहीं बनाएंगे। पक्की बात है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस हमें बताता है। ये क्या करता है? हेल्प्स इन क्या करता है? हेल्प्स इन डिस्क्लोजर ऑफ ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ बिजनेस। क्या हमारे बिजनेस में क्या एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस उसको बताता है। दूसरा, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग, या आप लिख सकते प्रोवाइड्स ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ बिजनेस, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन भी आप लिख सकते हो, या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये कई सारे बेनिफिट्स इसके इंपॉर्टेंस है। इससे आप एक और चीज कर सकते हो, क्या ये हमें खर्चे को इक्विवेलेंट बेसिस पे डिवाइड करने में भी मदद करता है। भाई जिस साल का खर्चा उस साल में हमने हटा दिया, मतलब कि जिस साल जितना लॉस हो उसको हमने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अगर हम ना करें तो हो सकता है कि पिछले 2 साल का डेटा 3 साल के बाद में हमें लॉस हो रहा है, तो होना था कब, हो रहा है कब, तो इसमें भी ये इम्पैक्ट करता है और वहां पे कंट्रोल करता है और हमारे बैलेंस शीट को, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। पक्की बात है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिजर्व के बारे में समझेंगे और फिर इन दोनों के डिफरेंसेस को देखते हुए कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।